हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग कोविड-19 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस एनवेलप वायरस होते हैं। इनके पास एक पेटल या फिर क्लब शेप क्राउन लाइक पेप्लोमर स्पाइक्स होते हैं। ये 120 से 160 नैनोमीटर इन साइज होते हैं और स्पेरिकल वायरस होते हैं ये। इनके पास हेलिकल सिमेट्री होती है और इनके पास में लीनियर पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि 26 से 32 किलो बेस पेयर का बना होता है, यानी कि साइज में होता है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखिए स्पाइक्स होती हैं यहाँ पे। फिर हीमोग्लोबिन एस्टेरेज डाइमर होता है, एक एम प्रोटीन होता है, एक ई प्रोटीन होता है, ये यहाँ पे एक एनवलप होता है इसके ऊपर, और आरएनए और एन प्रोटीन होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस कोरोनाविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। कोरोनाविरिडे फैमिली फिर वापस से दो हिस्सों में टूट जाती है, एक कोरोना विरिनेई एंड टोरोविरिनेई। फिर टोरोविरिनेई को बेसिकली हम लोग चार और जनेर में तोड़ देते हैं, एक अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस। ह्यूमन कोरोना वायरस ह्यूमन कोरोना वायरस के 6 स्ट्रेन्स हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हो ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, ह्यूमन कोरोना वायरस NL63, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, और फिर एक आता है सार्स कोवी यानी कि कोरोना वायरस जिसको सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और फिर एक आता है मर्स कोवी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे 6 स्ट्रेन दिए हुए हैं ये बीटा कोरोना वायरस को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो पहले के दो हैं यानी कि ह्यूमन कोरोना वायरस 229E एंड ह्यूमन कोरोना वायरस NL63 ये अल्फा कोरोना वायरस जनेरा को बिलोंग करते हैं। जो ज़्यादातर ह्यूमन कोरोना वायरस होते हैं वो पीपल से पीपल में मतलब फैलते हैं, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, और ज़्यादातर ये लोग डायरिया कॉज करते हैं। सार्स कोवी यानी कि कोरोना वायरस और मर्स कोरोना वायरस ये मैन टू मैन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, और ये कई सारे आउटब्रेक को कॉज करने की पोटेंशियल रखते हैं अपने पास। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कोरोना वायरस स्प्रेड करता है कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा, क्लोज पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा, या फिर माउथ टचिंग के द्वारा, नोज और आई टॉकिंग और शेकिंग हैंड्स के द्वारा भी ये मतलब फैल सकता है। सार्स कोरोना वायरस को स्प्रेड करता है ड्रॉपलेट्स और रेयरली थ्रू एयरबॉर्न, यानी कि जो सार्स कोरोना वायरस है वो ज़्यादातर स्नीज करने पे फैलेगा, वैसे वरना ये हवा हवा में नहीं होता है। सार्स कोरोना वायरस की हिस्ट्री अगर हम बात करें तो सार्स जो था वो पहली चाइना में मिला था 2003 में। फिर उन्होंने इसको डायग्नोस किया एक बिजनेसमैन के ऊपर जो कि ट्रैवल कर रखा था इसने कहीं से। फिर द बिजनेसमैन एंड डॉक्टर हु फर्स्ट डायग्नोस्ड सार्स बोथ डाइड, लेकिन फिर 2003 में उन दोनों की डेथ हो गई थी। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें तो 2003 में इसका आउटब्रेक हुआ था सार्स वायरस का, जो कि एशिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में पहुंच गया था, और इसने फिर 774 डेथ्स को भी कॉज कर दिया था। लेकिन फिर 2004 के बाद ऐसा कोई केस सार्स का नहीं आया। फिर उसका जो अगला केस हमें जो देखने को मिला था वो पैंडमिक के दौरान 2020 में या फिर 2019 में मिला था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो ये ज़्यादातर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है सार्स कोरोना वायरस। इसमें मसल पेन होती है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, फीवर हो जाता है, और फिर ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर कफ, डिस्पीनिया या फिर निमोनिया। मर्स कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो फिर ये ज़्यादातर लोअर रेस्पिरेटरी इलनेस ये भी कॉज करते हैं, और इसकी मोर्टेलिटी रेट 30% तक है। ये पहले सऊदी अरेबिया में पाया गया था 2012 में। फिर 2012 से 2018 के बीच में ये इतनी इतनी जगहों पर कंफर्म किया गया, यानी कि 2143 लेबोरेटरीज में इसको कंफर्म किया गया, और इसने 750 डेथ्स कॉज की थी। फिर पीपल इसके जो जिनको रिस्क है मर्स कोरोना वायरस हो जाने का वो हैं जो कि अरेबियन पेनिनसुला से जिन्होंने मतलब ट्रैवल किया हो रिसेंटली 14 डेज में, क्लोज कांटेक्ट में आए हैं वो लोग मर्स कोरोना वायरस के पेशेंट के, और या फिर वो लोग जो कि इन्फेक्टेड कैमल्स, क्योंकि ये वायरस कैमल्स में भी पाया जाता था, तो अगर आप उनके कांटेक्ट में भी गए तो होने के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिए अगर मर्स कोरोना वायरस की तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 डेज है।
ये भी सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम कॉज करता है, जैसे कि फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब ये सार्स के ही सिम्टम्स को ये भी शो करता है। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि निमोनिया, किडनी फेलियर, और ज़्यादातर उन लोगों में होगा जिनका मतलब इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। कोविड-19 या फिर सार्स कोरोना वायरस। सार्स कोरोना वायरस को सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस द्वारा अनाउंस किया गया था 11 फरवरी 2020 में। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको जो कि मतलब कह रही थी कि एनिमल द्वारा ये आया है। मतलब जब 2020 में जब कोरोना वायरस आया, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी और बाकी और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बताया कि ये जो वायरस है, ये ज़्यादातर ये जो एनिमल से फैला है। क्योंकि ये जो वायरस था ये एग्जिस्ट तो पहले से ही करता था, लेकिन जो कोविड-19 आया वो इसका वेरिएंट था जो कि ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन कॉज कर पा रहा था। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं कोविड-19 के? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 27 डेज होता है। रिकवरी टाइम, अच्छा इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जिसमें वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने से लेकर के हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने तक के समय को, यानी कि जिसमें हमारे सिम्टम्स दिखने लगे हैं, हमें मतलब इफेक्ट हो जाए, इस चीज़ को इस बीच के टाइम को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। रिकवरी टाइम 3 वीक से 6 वीक। और जो आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे वो फीवर, कफ, माइलेजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट। और उसके बाद लेस कॉमनली रिपोर्टेड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं जिसमें सोर थ्रोट, हेडेक, कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, हीमोलिसिस देखने को मिलेगा। इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जाती है इसमें कई बार। चाइना, ईरान और इटली से अगर आप आ रहे हैं तो पक्का पक्का ही मांगी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इससे केसेस की स्टार्टिंग हुई थी और इससे केसेस बहुत ज़्यादा पाए गए थे, इस वजह से बस। सीबीसी की अगर हम बात करें तो सीबीसी में ल्यूकोपीनिया दिखा जाता है 30 to 45% पेशेंट में देखा गया है, जिन लोगों को मतलब कोविड-19 से जो लोग इफेक्ट हुए थे उनमें। चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं, पीसीआर हो सकता है, चेस्ट सीटी स्कैन, एंटीबॉडी टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और फिर जो सबसे ज़्यादा टेस्ट, मोस्ट कॉमन टेस्ट है कोरोना वायरस का, वो है आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर का प्रोसीजर क्या है कि हम लोग सबसे पहले आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बॉइलिंग, और फिर उसमें एंजाइम को ऐड करके फिर आरएनए को हम लोग डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से 53 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट में सॉरी, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। क्योंकि अब हमें जो आरएनए से जो हमने डीएनए बनाया होगा वो एक या दो ही होंगे। अब एक और दो डीएनए में हम लोग हमारे टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर हम ज़्यादा डीएनए चाहिए होंगे ताकि हम वायरस के ऊपर स्टडी कर सकें। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं, उनको नंबरों में इंक्रीज कर लेते हैं, या फिर कई बार उनका साइज ही बड़ा कर लेते हैं ताकि हम इजीली उसके ऊपर सर्च कर सकें। ड्यूरेशन ऑफ डीएनए क्या है? वन डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एट 95 डिग्री सेल्सियस पर कर देते हैं 3 सेकेंड में। प्राइमर एनीलिंग फिर 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड में। फिर एक्सटेंशन कर लेते हैं हम लोग प्राइमर का। ये एम्पलीफिकेशन करने के तरीका है। सबसे पहले उसको डीनेचर करते हैं, फिर उसको प्राइमर एनीलिंग करते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर देते हैं, यानी उसका साइज बढ़ा देते हैं। फिर अगर हम देखें रिपोर्टेड डाई, तो फैम, वीआईसी, एबीवाई, कंट्रोल अगर हम देखें तो पॉजिटिव रिएजेंट इंटेग्रिटी दिखेगी आपको, नेगेटिव में आरएनए एक्सट्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। ये एक रिपोर्ट है जहाँ पे मतलब दिखाया गया था कि ये पाया गया या फिर ये नहीं पाया गया है। स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करते हैं हम लोग जो पेशेंट होते हैं उनसे? तो स्पेसिमेन कलेक्शन करने के लिए हम लोग नेजोफेरेंजियल स्वैब होती है उससे हम लोग, या फिर कंबाइंडली आपको आज आपने किट देखी होगी रेड कलर की सीसीएससी होती है आरटीपीसीआर के लिए, उसमें आपको नेजोफेरेंजियल और ओरोफेंजियल स्वैब दोनों ही लेके जाते हैं, और फिर कंबाइंडली उसको हम लोग वहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव आया टेस्ट तो रिपीट करिए 3 दिनों के बाद। अगर निगेटिव आया है तो 2 दिन के बाद में सेकेंड टेस्ट को वापस से 24 घंटे में रिपीट कर लीजिए। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव निगेटिव आइसोलेशन आ जाते हैं तो फिर हम लोग टेस्ट करना बंद कर देते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन इज प्रिफर्ड व्हेन एप्लीकेबल। अगर मतलब हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो लोअर सैंपल है उसको हम लोग लें। क्लासिफिकेशन देखें सिम्टम्स के तो माइल्ड केसेस, मेजॉरिटी ऑफ 81% में कोरोना वायरस माइल्ड था उन पेशेंट में जो कि मतलब ज़्यादातर यंग थे। सीवियर केसेस में पेशेंट को क्या क्या देखना पड़ा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया था,
क्रिटिकल केसेस में पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, इसका रिस्क किस किस को है, मतलब किस किस को इन्फेक्शन हो सकता है, तो 0.9% है उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और ज़्यादातर यंग लोगों को। 10% थी जो लोग ओल्ड एज थे, यानी कि ओल्ड एज में ये डिजीज ज़्यादा लोगों को हो जा रहा था, मतलब जल्दी उन लोगों की, हम लोग ओल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो कोरोना वायरस इजीली इफेक्ट कर पा रहा था। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीहिस्टामाइन या फिर एनाल्गेसिक्स वाली मेडिसिन दे सकते हैं। मॉडरेट केसेस में ऑजेल्टामिविर और फिर क्लोरोक्वीन, ये सब हम लोग दे सकते हैं। वैक्सीनेशन में अगर हम बात करें तो इसकी वैक्सीन में कोविशील्ड आई थी, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका मतलब कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी बेसिकली। फिर कोवैक्सीन आई थी जो कि भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चर की थी। फिर मॉडर्ना और पी फाइजर, जिसको गमेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ रशिया ने, नहीं सॉरी, ये भी भारत बायोटेक ने ही की थी मेरे ख्याल से। फिर स्पुतनिक वी, ये रशिया में की गई थी, और 2 डोजेज दिए जा सकते थे हर वैक्सीन की, जब शुरुआत में आई थी। फिर उसके बाद में एक थर्ड डोज भी निकला था। वैक्सीनेशन के बाद में आप लोगों को हल्का सा हेडेक हो सकता है, फीटी हो सकती है, फीवर हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और स्वेटिंग आ सकती है आपको बहुत ज़्यादा। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो अगर कोई स्नीज कर देता है और तो फिर वो आपसे, अगर वो 10 फीट की दूरी पे है तो फिर वो ग्राउंड पे गिर जाएगा और फिर वो डिजीज फैलेगा नहीं। अगर वो किसी मेटल सरफेस पे रहता है तो ये जो वायरस है वो मेटल सरफेस पर 12 घंटे तक के लिए जिंदा रह सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे मेटली कांटेक्ट में आते हैं जिसके कांटेक्ट में पहले से एक कोरोना का पेशेंट कांटेक्ट में आया है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपने हैंड्स को वॉश करते रहिए। वो इंडिविजुअल जिनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, तो कोविशील्ड कौन नहीं ले सकता? जिनको एलर्जिक रिएक्शन हो गया है इसके पहले डोज से, यानी कि कोविशील्ड आपने लगवाई और फिर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो आप मत लगवाइए कोविशील्ड का दूसरा डोज। और या फिर जिसको पहले से कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता था वैक्सीन के इंग्रेडिएंट से। फिर कोवैक्सीन कौन कौन नहीं लगवा सकता? जिसको एलर्जी की हिस्ट्री है, जिसको बुखार है, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, प्रेग्नेंट वुमेन को जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, और वो जिन्होंने दूसरी कोविड-19 की वैक्सीन लगवा रखी है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।